Hello everyone, this is Om Sharma and I welcome you back on my YouTube channel The Brainy पाठशाला। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों को वेट भी था कि कब वीडियोस वापस आने स्टार्ट होंगे। काफ़ी टाइम से हमने आपको वीडियोस भी प्रोवाइड नहीं कराए, बहुत सारी डिमांड्स भी थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ परेशानियां थी, उस वजह से हम लोग आपके लिए वीडियोज़ नहीं लेके आ पाए। लेकिन अभी हमने डिसाइड किया है, एक अच्छी चीज़ है कि 11th और 12th इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग कंटिन्यूसली आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू बनी रहे। इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, इवन कोई भी नहीं जा पा रहा है, तो बहुत सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप फिर भी जो भी बेस्ट आपको लगता है उसको आप चूज कीजिए। बहुत वास्ट चॉइसेस आपके पास मिलती है आजकल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, वापस हम लोग एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले और मुझे भी एक रिदम मिलेगा कि हाँ, मैंने जिन लोगों को पढ़ा है उन लोगों को इतना इतना नॉलेज है। तो बेसिकली व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? बेसिकली इकोनॉमिक्स हमेशा उन चीज़ों को डील करती है, हमेशा हमारे पास नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड इकोनॉमिक्स ऑलवेज यूज दोज रिसोर्सेज इन प्रॉपर वे, है ना, सिग्निफिकेंट वे में हम प्रॉपर वे में उन रिसोर्सेज को, लिमिटेड है, सब चीज़ें लिमिटेड है, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। सो उसको कौन से प्रिंसिपल्स के साथ हमें डील करना है। जैसे राहुल की मम्मी ने राहुल को 500 रुपये दिए और बोले अपने 15 फ्रेंड्स को पार्टी दे दो, ठीक है, और वही राहुल की मम्मी अगर 1500 रुपये देती 15 फ्रेंड्स के लिए तो 100 रुपये एक के लिए आते। तो ये बेसिकली क्या होता है, अब राहुल को डिसाइड करना है कि बर्थडे पार्टी उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है, वेदर ही वांट टू टेक देम अवे फ्रॉम होम और ही जस्ट वांट टू मैनेज देम एट हिज होम। सो बेसिकली यही इकोनॉमिक्स है, हम लोग किस तरीके से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को डील करते हैं। अब पहले इकोनॉमिक्स शुरू हुई हाउस होल्ड मैनेजमेंट से। इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया था ना ग्रीक वर्ड से, तो दो अलग अलग वर्ड से आया। हाउस होल्ड मैनेजमेंट से शुरू हुई इकोनॉमिक्स, आज एक बहुत ब्रॉड लेवल पे है। कैसे हम लोग जनरल वेलफेयर के लिए भी इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से स्टार्ट होते होते रेगनर फ्रिज ने 1933 में क्या किया, इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने किया था? 1933 में रेगनर फ्रिज ने किया था, ठीक है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th क्लास में पढ़ी है, कुछ आइडिया उसके बारे में आपको ऑब्वियसली होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है बेसिकली इंडिविजुअल्स की स्टडी, मतलब आप एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करो, इंडिविजुअल आप किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करो, तो वो इंडिविजुअल की स्टडी हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल्स की जो स्टडी होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ आपके 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है बेसिकली, आपको 11th में भी आपके टीचर ने बताया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना को हम लोग जब स्टडी करते हैं, है ना, सो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इज ऑलवेज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक वास्ट लेवल पे हम इकोनॉमी में सारे एग्रीगेट्स को एक साथ स्टडी करते हैं। देखो इसमें इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे थे, इसमें हम एग्रीगेट्स मतलब सबको जोड़ के मिला के। जैसे माइक्रो की मैं जब बात करूं तो माइक्रो में एक यूनिट ये हो गई, एक फर्म ये हो गई, एक फर्म ये हो गई, ये अलग इंडस्ट्री हो गई। तो इन सबको एग्रीगेटली हम लोग सबको एक साथ कंबाइन करके अगर उनका स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो जो वर्ड आया वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से आया है। किससे? ये वाला। और इसका ग्रीक में जो मीनिंग होता है ना वो होता है लार्ज, ठीक है। और माइक्रो आया था वो माइक्रो से आया था और इसका मतलब होता है स्मॉल। तो एक लार्ज स्टडी होती है, वास्ट स्टडी होती है। सो टुडे सबसे पहले हम लोग विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स like aggregate demand, aggregate supply, aggregate investment, aggregate consumption, and further we will move to goods used in economy like final goods, consumer goods, intermediate goods and capital goods. So let's start our discussion with difference between micro and macro economics. So first of all, it studies individual units like product pricing, consumer behavior, firms behavior. देखिए बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना उसमें एक कंज्यूमर के बिहेवियर को, फर्म्स के बिहेवियर को, मतलब इंडिविजुअल को हम लोग स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इट डील्स विद इकोनॉमी एज ए होल। सारी की सारी इकोनॉमी को ये एक ही मानता है, इट डील्स विद इकोनॉमी एज ए होल। नाउ नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट। अब देखो नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम क्या होती है बेसिकली, सब लोगों की जो हम एग्रीगेट हमारा प्रोडक्शन होता है उसी को हम नेशनल इनकम
के क्राइटेरिया में लेते हैं। इसके अलावा जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन किससे मेजर करते हैं हम? जनरल प्राइस लेवल से। इन्फ्लेशन कोई छोटा फिनोमेना नहीं है। आलू का मान लो भाव बढ़ गया, इसका मतलब इन्फ्लेशन तो ना आ गया मार्केट में, नो। मार्केट में इन्फ्लेशन तभी आएगा जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। और जनरल प्राइस लेवल कब इंक्रीज होगा? व्हेन इट इंक्रीजेस ओवरऑल कमोडिटीज की प्राइसेज अगर राइज हो जाती है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, राइट? ओके। एम्प्लॉयमेंट भी एक वास्ट कंसेप्ट है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेसिकली एक हम फर्म के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हम लोग पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एंड एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, सो ऑल दीज aggregates are dealt in macroeconomics. Now coming to second difference, microeconomics has a narrow scope. It means we only study about farms, industry, etc. But in macroeconomics there is a vast scope, there is wide scope of or broad scope of macroeconomics, because we have to deal with all the aggregate phenomena of the economy. Now coming to third difference, it deals with operational issues of individual firms. देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म कैसे ऑपरेशनल मतलब कैसे फंक्शन करेगा, कैसे ऑपरेशनल उसका वे होना चाहिए। जैसे सारी की सारी थ्योरी जो होती है ना माइक्रो में, वो प्राइस थ्योरी के ऊपर डिपेंड होती है। कहाँ से हम प्राइस को डिटरमाइन करें, MR इक्वल टू MC कर दिया हमने मार्केट में, ठीक है ना, बार बार। तो वहां से हम क्या करते हैं, क्या निकाल के लेके आते हैं? फाइनली प्राइस पे जाता है, क्योंकि प्राइस ही डिसाइड करता है ओवरऑल प्रॉफिट को। जितना उसका कॉस्ट होगा और जितना प्राइस होगा, उसके डिफरेंस को हम निकाल लेंगे तो वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो इंडिविजुअल फर्म के केस में आता है और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जबकि ये क्या करता है, बेसिकली ये प्राइस के साथ डील करता है और ये एक्सटर्नल इश्यूज के साथ डील करता है, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है, इट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, दैट एवरीथिंग circulates around price in microeconomics, while it is also called income and employment theory. ये ब्रॉड लेवल पे डील करता है। और पूरी नेशनल इकोनॉमी में जब भी चैलेंजेस की बात करते हैं तो वो क्या होती है, नेशनल इनकम होती है या फिर एम्प्लॉयमेंट होता है। वो जब सुधर जाएगा तो सारी चीजें वैसे ही सही हो जाएंगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे किसका रोल आता है, RBI का रोल आता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आती है। सेबी का रोल आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इनका रोल मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना फर्म खुद का, देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स जो होती है ना, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, अच्छे से फंक्शन करती है, मतलब माइक्रो लेवल पे अच्छे से फंक्शनिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कैपिटलिस्टिक होते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने आप डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज के बिहाफ पे वो डील करते हैं। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी टोटल ओवरऑल इकोनॉमी को अगर डील करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही डील करेगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले जब 1929 में डिप्रेशन का फेज आया था, द ग्रेट डिप्रेशन का, तो उसके बाद में कीन्स आए और कीन्स ने इस मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को अच्छे से प्रपोज किया था सबके सामने, और शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी कीन्स ने डेवलप की थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि 12th क्लास में आपको एग्रीगेट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो एग्रीगेट आता है वो आता है एग्रीगेट डिमांड। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आप लोग इसको नोट कर सको। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो थोड़े नोट्स तो आपको साथ ही में बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है एग्रीगेट डिमांड, दूसरा आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बेसिकली इकोनॉमी में जो ओवरऑल डिमांड है, द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है पूरी इकोनॉमी में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। चाहे वो डिमांड पेन की हो, इसके बाद चेयर की हो, तो ओवरऑल डिमांड को हम जब सम अप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। और इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें एग्रीगेट के बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी in an accounting year, that is called aggregate supply. Total production of goods and services in an economy in an accounting year, that is called aggregate supply. मतलब सब कुछ जो प्रोड्यूसर ने बना लिए, पेन बना लिया, चेयर बना ली, कूलर बना लिया, तो वो सेल के लिए रेडी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। मतलब क्या क्या चीजें हम अभी बेच सकते हैं करंट सिचुएशन में, हमारा स्टॉक क्या है, सो वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, डिमांड आप सभी को पता है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी है। डिमांड और डिजायर में भी एक फर्क होता है। डिमांड्स मींस विलिंगनेस टू बाय विथ एबिलिटी टू पे, मतलब मेरी इच्छा है लग्जरी कार खरीदने की, मान लो मैं बलेनो कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मेरी डिमांड है, बिल्कुल नहीं है ना। मेरी कार खरीदने की इच्छा के साथ साथ मेरे पास वो भी होना चाहिए, ठीक है, तभी मेरी डिमांड होगी। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है,
कि इकोनॉमी में जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग लोग कितना परचेजिंग पावर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई में प्रोड्यूसर्स ने क्या प्रोड्यूस कर रखा है, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जब कट करते हैं एक दूसरे को कर्व्स, तो वहां पे इफेक्टिव डिमांड हमारे पास आती है, जो कटिंग पॉइंट होता है वहां पे इफेक्टिव डिमांड उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्दर एक एक करके स्टडी करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी 12th क्लास के बोर्ड स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 2022 में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए बहुत यूजफुल सेशंस रहेंगे ये सारे। तो जितने भी लोग आप उनको शेयर कर दीजिए, तो बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। थैंक यू सो मच, जय हिंद।